हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आप सभी के लिए आज से हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और पहला ही लेसन हमारा हिंदी वर्णमाला है। कौन सा है? हिंदी वर्णमाला है। और इसके अंतर्गत हम आज वर्ण विचार जो हमारा लेसन है पहला, वो हम करेंगे। क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ण, ठीक है। तो जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, या ऐसी ध्वनियाँ जिनके खंड न हो सके उसको क्या कहेंगे? हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। और वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला हम कहते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पहले जो था कुल वर्ण थे 53, लेकिन नई हिंदी में जो अब 53 हो गए हैं। पहले 52 थे कुल, लेकिन नई लिखा जाए, नई हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने वर्ण हैं? तो 53 है, ठीक है। जो जुड़ गया है हिंदी व्याकरण में, ठीक है। विशिष्ट व्यंजन भी जुड़ गया है हिंदी व्याकरण में, जो ऐसे करके लय की तरह होता है, और वो लय और है से मिलकर बना है भाई, ठीक है। अगर नहीं लगा दिया जाए तो 53 होंगे एग्जाम में, और अगर कुल वर्ण पूछा जाए, ओनली कुल वर्ण कितने हैं, ठीक है, तो 52 है। नहीं लगा के पूछा जाए तो 53 है भाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कुल व्यंजन कितने हैं? 39 है। स्वर 11 होते हैं, अयोग व वर्ण 2 होते हैं। व्यंजन 33 प्लस में 6 39 होते हैं भाई। अनुस्वार ए और है विसर्ग होता है। ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवाह कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। फिर स्वर है। स्वर किसको कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र बोली जाती है उसको हम स्वर कहते हैं। परिभाषा भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। ये 11 है भाई। 11 कौन कौन से है? ए आ ई उ ऊ री ए ओ औ, ठीक है। ये 11 हमारे पास स्वर है। अब इनके प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। जो स्वर है इनके प्रकार समय और मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर भाई स्वर के हम भेद करते हैं। समय और मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जीभ के आधार पर भी 3 होते हैं, ओष्ठ के आधार पर 2 होते हैं, और मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। आगे हम इसको देख लेंगे। जो समय और मात्रा है इसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। जीभ के आधार पर स्वर के अगर, मध्य और पश्य। ओष्ठ के आधार पर भी स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार भी। आगे देखते हैं। समय और मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने बताए थे? मैंने 3 बताए थे। ये 11 के 11 यहाँ पे मैंने स्वर लिख रखे हैं आपके पास, ठीक है। ये स्वर हर्षव स्वर, दीर्घ, इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं, और प्लुत स्वर, ये 3 होते हैं, ठीक है। स्वर ध्यान रखना है समय और मात्रा के आधार पर। तो हर्षव स्वर जो होते हैं इनको मूल स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और मूल स्वर या हर्षव स्वर होते क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हर्षव या मूल स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब दीर्घ स्वर है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में हर्षव से ज्यादा समय लगे उसको क्या है? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, ए प्लस में ए जुड़ के आ, ई प्लस में ई जुड़ के ई, उ प्लस में उ जुड़ के उ। तो ये सजातीय होते हैं, यानी समान जाति के। और ए प्लस में ई, ए प्लस में, देखो ये क्वेश्चन पेपर में पहले भी पूछा गया है, ठीक है। जो ए है ये कौन कौन से स्वर से मिलके बना है? तो ए प्लस में ए से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये संयुक्त स्वर है लेकिन विजातीय है, ठीक है। संयुक्त स्वर है लेकिन विजातीय है, यानी अपनी जाति से नहीं दूसरी जाति से ये मिलते हैं। ए और ई से बनता है, ए और ए से, ओ ए और उ से, औ ए और औ से, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
प्लुत स्वर को देख लेते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। और जो हम ओम लिखते हैं, ठीक है, ये जो है ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं, जीव या उपयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे स्वर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता ही है वर्ण विचार से, ठीक है, जो वर्ण विचार अपना लेसन है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। अगर स्वर जैसे आगे, जीव का आगे का भाग, मध्य स्वर जीव के बीच का भाग और पश्य स्वर जीव के पीछे का भाग, ये ध्यान रखना है। जो अगर स्वर है यानी जीव के आगे का भाग है, उसमें ई ए और री, ये जीव के आगे के भाग से बोले जाते हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। मध्य स्वर यानी बीच में ओनली ए है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और पश्य स्वर यानी पीछे से आ उ ओ औ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे है ओष्ठ स्वर, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, अवृत्ताकार और वृत्ताकार में। देखो हमारा ओठ, जो हमारे होठ है उसका आकार कैसे बनता है इन स्वरों को बोल के, उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे उ ओ, तो हमारे होठ का आकार वृत्ताकार बनता है। तो ये 4 है जो वृत्ताकार के अंतर्गत आएंगे हमारे स्वर। और ए आ ई री ए ये अवृत्ताकार है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे जो होठ हैं उनका कोई भी आकार नहीं बनता, सीधे हम बोल देते हैं। लेकिन ओ औ बोलते हैं तो वृत्ताकार होठ हमारे हो जाते हैं, आप बोल के देख सकते हैं। फिर मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, अर्धसंवत स्वर और संवत स्वर है। जो विवर्त स्वर होता है ये ओपन होता है, यानी कि अपना मुंह खुला हुआ। अर्धविवर्त स्वर हाफ ओपन, यानी अपना मुंह जो है हाफ खुला हुआ, यानी आधा खुला हुआ। और अर्धसंवत यानी हाफ क्लोज, यानी अपना मुंह आधा बंद। और संवृत यानी बिल्कुल ही क्लोज, यानी बिल्कुल ही हमारा मुंह बंद। अब हम ये स्वर जो है इनको बोल के देखते हैं, इससे पता चल जाएगा इनके बोलने से हमारा मुंह कितना खुलता है और कितना बंद रहता है। तो देखो आ बोल के देखना, हमारा जो मुंह है ये खुलेगा, बिल्कुल खुल जाएगा आ, ठीक है। अर्धविवर्त स्वर में ए ओ, तो आधा खुलेगा मुंह। अर्धसंवत में हाफ क्लोज रहेगा, जैसे ए ओ, ठीक है। क्लोज में ई उ, ठीक है, और री। तो ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब व्यंजन है, संख्या में व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन 6 और इसमें जुड़ के 39 होते हैं भाई। ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको व्यंजन कहते हैं। हमारे पास 25 जो है सपर्श व्यंजन है। इनका सपर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो देखो ये वर्ग बने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। क ख ग घ ड़, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको याद करना है तो कचट तप भी ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद वाले वर्ण आपको याद ही रहेंगे। उसके बाद फिर 4 है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे श स है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, अक्षत्र श श। फिर द्विगुण या उत्सिप्त या नवीन विकसित ध्वनि, ड और ढ, काफी बार पेपर में पूछा गया है भी, ठीक है। ड और ढ कैसे व्यंजन है? तो उत्सिप्त है, द्विगुण है, नवीन विकसित ध्वनियां हैं। संयुक्त व्यंजन भी कई बार पेपर में पूछा गया। जो श है वो क और श से बना है, त्र त और र से, श ज और यहाँ से, श स और र से बना है। ये संयुक्त व्यंजन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अब देखो इसमें से हमेशा ही पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। य र ल व, जो यह है ये अर्ध स्वर होता है। कैसा होता है? अर्ध स्वर होता है। र लुंठी स्वर होता है, ल पार्श्विक स्वर होता है, और जो वह है ये अर्ध स्वर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है र कौन सा स्वर है, तो कैसा है? लुंठित स्वर है भाई।
ल कैसा स्वर है? तो ल है पार्श्विक। कैसा है? पार्श्विक स्वर है। यह अर्ध स्वर है और वह ये भी अर्ध स्वर रहेगा। वर्ण का उच्चारण देख लेते हैं। जो वर्ण है इसका उच्चारण किस किस प्रकार से होता है। तो भाई प्राणवायु, इनके आधार पर भाई घोष को कंपन भी कहते हैं। तो घोष या कंपन के आधार पर वर्ण का उच्चारण दो भाग में होता है, अघोष और सघोष। जो अघोष होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक है, इनका होता है भाई, ठीक है। और जो स्पर्श व्यंजन है उनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है। जो अघोष व्यंजन है ये पहला और दूसरा जो वर्ग था, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है, वो पहला और दूसरा, ठीक है, और सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा होता है भी वर्ग का, ठीक है। अघोष पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, जैसे क और ख, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के अंतर्गत आएंगे। और ग, घ, ड़, ये सघोष के अंतर्गत आएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा, ठीक है। अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा, फिर स और स, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे जितने भी, और साथ में अघोष के स है होता है, और सघोष में ये रलेव है, ठीक है। और स्वर, जितने भी स्वर है वो सघोष के अंतर्गत आएंगे भाई। फिर हमारा देखते हैं प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। अल्प प्राण में ये रलेवे आते हैं, ठीक है, और सारे स्वर आते हैं। और महाप्राण में श और स आते हैं, स और स आते हैं भी, ध्यान रखना है, ठीक है। पता चल गया आपको। मैं, ठीक है, अल्प प्राण में ब्रैकेट में देख लेते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। जो पहला वर्ग है ये आएगा अल्प प्राण में, तीसरा आएगा और पांचवा आएगा भाई, ठीक है, अल्प प्राण में। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ अल्प प्राण में ये रलेव यानी अंतस्थ और जितने भी स्वर है वो सारे, और इसमें स और स आएंगे महाप्राण में भी। आगे है उच्चारण स्थान, हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। उच्चारण स्थान हमको देखना है, 9 उच्चारण स्थान है, लेकिन हम यहाँ पे 8 ही करेंगे। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। फिर कंठ तालु है, फिर कंठोष्ठ है, फिर दंतोष्ठ है, ठीक है। इनकी ट्रिक मैंने बना रखी है, ये रही, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कंठ है वो है ए को है विसर्ग, यानी ए और आ, और कु यानी क वर्ग हमारा कंप्लीट, और है और अह, ठीक है, क्योंकि विसर्ग यहाँ पे पीछे लगा रखी है, ए को है विसर्ग नाम कंठ है भाई, ध्यान रखना है। तो ए और आ, क्योंकि यहाँ पे ए है, कु के नीचे उ की मात्रा है, यानी ये आ गया तो समझ लो इसका पूरा वर्ग। ये ट्रिक है भाई, ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। तो पूरे वर्ग में क, ख, ग, घ यहाँ आएगा, और है और विसर्ग आएगी पीछे, ठीक है। ये कंठ हो जाएगा। तालव्य में इचु यशा नाम है, क्या है तालव्य, तो ई दे रखा है, दोनों ही आ गया। च है, च के नीचे उ आ गया, यानी च वर्ग सारा, च छ ज झ यहाँ, और य और श, य और स भी। आगे है भाई मूर्धन्य, तो मूर्धन्य का ऋतु रस नाम मूर्धन्य, तो री आ गया भाई, सॉरी री, फिर ट के नीचे उ यानी ट वर्ग सारा, ट ठ ड ढ, फिर र और श, ठीक है, ध्यान रखना। फिर दंत तुलस, त के नीचे उ है यानी त वर्ग सारा, त थ द ध न, ल और स भी। ओष्ठ यानी उपु, उ व उ छोटा उ भी बड़ा उ भी ओष्ठ में, और पै के नीचे उ की मात्रा लगा दी तो पै वर्ग कंप्लीट, पै फै, पै फै बै भै मैं भाई, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अब कंठ तालु जो है ये कौन कौन से है? ए और ए। कंठोष्ठ में ओ औ आता है, और दंतोष्ठ में व आता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है उच्चारण स्थान भाई। अब हम इनसे क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है भाई भाषा की सबसे छोटी
इकाई स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या शब्द है भाई? स्वर, व्यंजन, वर्ण या शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और वर्णमाला मैंने बता दिया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला ही कहते हैं भाई। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो कितने हैं? 11 है, 9 है, 15 है या 10 है? तो 11 स्वर रहेंगे। हिंदी भाषा में हर्षव स्वरों की संख्या कितनी है? मैंने अभी पीछे बताया कितनी है। 11 है, 4 है, 7 है या 2 है? जो हर्षव स्वर है ये कितने होते हैं? तो कितने हैं भाई हर्षव स्वर? तो कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ठीक है, ये हर्षव स्वर है और हर्षव स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ए और अ क्या है? क्या है ये? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह या संयुक्ताक्षर है? तो ए और है अयोगवाह रहेंगे। अपना सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, सपर्श व्यंजन का उदाहरण है। सपर्श व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? य, व, ल या च? तो सपर्श व्यंजन पूछे मैंने आपको, सपर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे 25 है। ठीक है, तो इसमें से जो च है ये क्या है? सपर्श व्यंजन है। य, व और ल ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। हिंदी में आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन इनमें से कौन सा है? च है, ज है, त है या श है? तो जो ज है ये आगत स्वर है भाई। ठीक है, कौन सा? आगत स्वर है। ठीक है, और आगत व्यंजन है भाई। आगत व्यंजन वे होते हैं जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आए हैं। ये आगत व्यंजन उर्दू या फारसी भाषा में हिंदी में आए हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ज और जो फ है इसके नीचे अगर हम नुक्ता लगाते हैं तो ये आगत स्वर बन जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे क, ठीक है, बन जाते हैं भाई। आगे देखते हैं, अल्प प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। कैसा होता है? पहला, चौथा या तीसरा, चौथा पांचवा या पहला तीसरा या पांचवा, या पहला दूसरा या पांचवा। तो अल्प प्राण वर्ण हमें बताना है। जो अल्प प्राण है ये पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा सी ऑप्शन में है भाई। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला, माँ प्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पहले दूसरे से, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा? तो अभी दूसरे चौथे से संबंधित है महाप्राण ध्वनियाँ। अब हम क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन पूछा है, इनमें से कौन सा है? तो अंतस्थ य, र, ल थे। ठीक है, ये थे ना अंतस्थ। तो देखो य, र किसी में नहीं है, ये यहाँ पे है, ल है और वह है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष वर्ण कौन से हैं देखते हैं। तो भाई अघोष पूछा है, अघोष कौन से हैं? वर्ग का पहला और दूसरा, और श, स और स, ये है भाई अघोष। तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन सा है। तो कौन सा है? देखो ई, ज है, लेकिन जो स है ये अघोष के अंतर्गत आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, श, स और स ये अघोष वर्ण है। आगे है र व्यंजन कहलाता है। तो जो र व्यंजन है क्या कहलाता है? मैंने आपको ऊपर भी बताया है। उत्सिप्त कहलाता, पार्श्व कहलाता, ऊष्म कहलाता या लुंठित स्वर कहलाता। जो र व्यंजन है ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पार्श्विक कौन सा है? ल है। ठीक है, और जो उत्सिप्त है, उत्सिप्त कौन कौन से हैं? ड और ढ है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको पहले ही बताए थे, श, स और है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे है, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा? भी मैंने आपको बता दिया, ये है, वह है, र है या ल है। तो ल है भाई। और ये र, ल, व वैसे कौन से वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन है।
आगे है, इनमें से ओष्ठ स्वर कौन से हैं? ओष्ठ स्वर हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने इसकी क्या ट्रिक बताए थे? उप, तो छोटा उ, बड़ा उ और पै वर्ग कंप्लीट, यानी पै, फै, बै, भै और मैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। देखो, छोटा उ बड़ा उ तो यहाँ पे है, इसके अलावा कहीं भी पै वर्ग नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे है, तै थ दै ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है भाई इसका उच्चारण स्थान? तो ओष्ठ है, दंत है, नासिक्य है या कंठ है? तो इसका उच्चारण स्थान दंत रहेगा। दंत का मैंने आपसे बताया था तुलस। ठीक है, तुलस बताया था ना, तय वर्ग सारा और ल और से, तो यहाँ पे से दे रखा और तय वर्ग दे रखा, इसलिए इसका दंत रहेगा। ठीक है, ओष्ठ का मैंने आप क्या बताया थी ट्रिक? उपु, उ छोटा उ बड़ा उ और पै वर्ग कंप्लीट। ठीक है, और कंठे का अकु है विसर्ग, यानी छोटा आ बड़ा और कै वर्ग कंप्लीट और है और अह। ठीक है, यानी विसर्ग। देखते हैं, डै, इया, न, न और मैं कौन से व्यंजन हैं? तो ये कौन से व्यंजन रहेंगे? संयुक्त व्यंजन है, आगत व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या अनुनासिक व्यंजन? तो ये अनुनासिक व्यंजन रहेंगे। 15 का डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो तालव्य की मैंने ट्रिक आपको बताई थी, यीचु यश है, यीचु यशा नाम है तालव्य। ठीक है, छोटी ई बड़ी दोनों, च वर्ग कंप्लीट और य और श। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो क नहीं है, तय भी नहीं है क्योंकि तालव्य पूछा, मूर्धन्य होता है, तय दंत होता है, तो बच क्या गया? च। ठीक है, ईचु यशा नाम है तालव्य, च वर्ग, च छ ज झ इया, तो च। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा 16वें का। आगे, निम्नलिखित में से अर्ध संवत्सर कौन सा है? अर्ध संवत्सर पूछा है, अर्ध संवत्सर कौन सा है? तो अर्ध संवत्सर कौन सा है? मैंने आपको बताया था हाफ क्लोज, तो हाफ क्लोज। ठीक है, देखते हैं इसमें से, तो हाफ क्लोज में कौन सा था? ए और ओ। तो इसमें देखो पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। 17 का ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। जो औ है, ठीक है, ये कौन सा है? ये है अर्ध विवर्त स्वर, और अर्ध विवर्त स्वर के अंतर्गत ओ ए आते हैं, और जो ए होता है ये आता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको। आगे है, सपर संघर्षी, सपर संघर्षी वर्ण कौन से है? तो सपर संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? च छ, तैथ है, कैख है या टैट है? तो च छ जो होते हैं सपर संघर्षी वर्ण होते हैं भाई, ध्यान रखना है। अर्ध स्वर, जो अर्ध स्वर है ये कौन सा है? तो कौन सा है अर्ध स्वर? देख लेते हैं, मैं है, स है, ख है या ये है? तो जो ये है ये अर्ध स्वर रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। तो आगे है, निम्नलिखित में कंठोत्तर ध्वनि है, तो कौन सी है कंठोत्तर ध्वनि? मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, ए है, ई है, ऊ है या ओ है? तो जो ओ है ये कंठस्थ ध्वनि रहेगी, ये आपका ध्यान रखना है भाई। ठीक है, कंठस्थ है कौन कौन से? ओ और औ दोनों ही। ठीक है, ध्यान रखना भाई आपको। तो अभी आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।